या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इसे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना, अपने लड़कों को कह देना यहाँ कुछ ना चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। ये वही पड़पड़गंज का इलाका है जहाँ सिसोदिया अपने अपनों को बसाया था, लेकिन अब दिल्ली का मालिक बदल गया है। बुलडोजर तो आएगा ही, कब्जा तो हटाना ही पड़ेगा बच्चों को। मौके पर जो विधायक बने हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने भाई ट्रेलर तो दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर तो चलेगा दिल्ली में। अब भाई सरकार बनने से पहले हटा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलडोजर आएगा, सफाई करेगा और डीजल का दाम भी लेके जाएगा बाबा की तरीके से। मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे हैं। कल रात को मयूर विहार फेज 3 में बिजली कटी, वहाँ पे डीडीए फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा इलाका है। मुझे आज सुबह वहाँ से कई लोगों के कॉल आए कि वो आज सुबह जाकर 10 साल के बाद इन्वर्टर खरीद के लेके आए हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम है और अब मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कल रात को 1.5 घंटे बिजली गई, इसीलिए उन्होंने आज सुबह जाके इन्वर्टर खरीदा। संगम विहार के लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, उत्तम नगर के लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, विकासपुरी के लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं। बीजेपी की जीत के मात्र 3 दिन में कई लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि 3 दिन में ही हमें एहसास हो गया कि शायद हमसे चुनाव में इस बार गलती हो। अरे मोहतरमा, उसी फोन पर यह भी बता देती कि दिल्ली में अभी बीजेपी की नई सरकार बनी नहीं है और जब तक दिल्ली में नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री आप ही हो, अधिकारी आपके ही कंट्रोल में रहेगा, वही करेगा जो तुम कहोगी। ये सब चीजें तुमको बतानी थी कि हम जो कर रहे हैं अभी वो हमारी दोगली मानसिकता है, हाराने का बदला ले रहे हैं दिल्ली वासियों से लाइट कट करके, और कुछ नहीं। बाकी तुम लोगों के पास जो फोन आते हैं भाई कमाल है, वो रिश्ता तो बहुत पुराना है। अरे यही देख लो, हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए थे, मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया है। उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे, हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। भाई टोपी बाज का साथी रह चुका है तो टोपी बाज तो होगा ही, इसे सब पता था। लेकिन उस समय ये मुंह नहीं खोला था जब ये बवाल चल रहा था पैसे के लेन देन का। ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता मौका 50-50 का आ जाए तो ये वीडियो, ये फोन कॉल काम में आएगा, लेकिन सब कर दिया दिल्ली की जनता ने पोपट। उस फर्जी फोन का, उस विधायक का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई जांच करवाओ और 2-4 सोटा लगाना चाहिए। बाकी यही फोन, ऐसे ही फोन हादसे को भी आया होगा किसी अपने अपनों का। 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है और हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। क्या दिन आ गए हैं दिल्ली के मालिकों में। अरे राहुल गांधी के बेरोजगारी वाली लाइन तो बढ़ती ही जा रही है कि आपदा जिधर जिधर गई उधर उधर तबाही लेकर आई है, अपने अपनों की ही तबाही लेकर आई है। बाकी नेताजी के लिए राजनीति एक रोजगार था। गजब दोगलापंथी। विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया और इस दिल्ली में सरकार भी बन गई और अब इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आएगा। गजब नेताजी, लगे हाथ
ममता बानो का भी नाम ले लेते तो फिर मजा दुगना हो जाता, क्योंकि अगला नंबर, अगली चढ़ाई उसी के ऊपर होने वाली है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। आवाज मुन्ना, चाचा नोटी, राउत से नौटंकी करना तो सीख ही गए हो। चुनाव तुम जीत जाओ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हार जाओ तो डंडी रोना। वैसे हम तो कहेंगे तुम लोगों को डुबाने में योगी जी, मोदी जी, अमित शाह का उतना हाथ नहीं है जितना हाथ तुम लोगों का बकलोली करने में है। कि तुम दिल्ली के घुघरू सेठ से मिलने क्यों गए थे मैं बताता हूँ। वक्फ बोर्ड का काला चिट्ठा सामने आने वाला है और तुम लोग प्लान करने गए थे कि आप भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार। अब सवाल कैसे किया जाएगा वक्फ बोर्ड पर? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल सदन में पेश। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव गलती से ही टिकट मिले किया, बच गया दिल्ली में। कहीं ये भी चुनाव लड़ा होता तो पक्का पोपट हो जाता इसका। बाकी दोस्तों न्यूज़ तो चल ही रही है कि वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी बनी थी उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सदन में पेश कर दिया है। संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति को रखता हूं। देखने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 मार्च को जब सदन दोबारा चलेगी तब इसका विनाश पक्का हो जाएगा। लेकिन भाई सदन में बिल पेश हुआ है, सदन में चर्चा होगा तो डंडी रोना भी होगा। अरे भौजी जैसा नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। कुछ विरोध करना तो इन लोगों का बिजनेस है, इन लोगों का आदत है। चाहे राम मंदिर हो, 370 हो या फिर अभी महाकुंभ का हो, ये विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बाद में जब सब कुछ पास हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब ये लोग कहेंगे कि सत्ता पक्ष वाले हमको सीरियस लिए ही नहीं। पिक्चर देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो? Please prove that we are not. Do you want to know what I pay for my internet? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know this kind of rubbish I don't want to accept. कंट्रोल दादी जी, कंट्रोल। देखिए बच्चन साहब, आप ये गलत करते हैं भाई। समय रैना को शो पर बुला के बातचीत करते हैं, वो सब बातें सही है, लेकिन कम से कम जब बुढ़ी निकले घर से तो दवा तो इनका दे दिया करो। आप दवा भूल जाते हो, तकलीफ यहाँ सबको हो जाती है सदन में। बाकी काकी कह रहे हैं कि आजकल लोग पिक्चर देखने नहीं जाते थिएटर में क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। नहीं काकी, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बाहुबली, KGF, RRR और अभी पुष्पा 2, पैसे तो सबके पास थे। वो फिल्में हजारों हजार करोड़ का बिजनेस की ना, इसी भारत से की हैं, इन्हीं के जेब से की हैं। तुम लोग बनाते नहीं कंटेंट, तुम लोग अभी उसी में जी रहे हो कि जब दिखाते थे कि कोई भगवा पहना हुआ हिंदू पुजारी का गलत छवि हो, वो दिखाकर तुम लोग पैसा कमाते थे। लेकिन अब वो जनता नहीं चलने देती, वो देखने बिल्कुल नहीं जाती। कंटेंट चाहिए उसे, जो तुम लोग नहीं दे पाते। कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का,
समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना। नहीं मिश्रा जी, ये सब दोगलापन है। नहीं, इतना फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। यही कंटेंट तुमको बहुत पसंद आता है, ये देखो। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है। वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ, मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं, आपने ये इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 9-8। हाँ, अरे यार, तुम मजाक करते रहते। वो वाला भी था, मैंने देखा। 9-8। हाँ, 989 ऐसे। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ, सही बात है। मैं भी। मिश्रा जी, ठहाके लग रहे हैं ना उसी महीप सर की वीडियो, वो वीडियो और आज की जो कंट्रोवर्सी हुई है जिस वीडियो पर, उस वीडियो में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों माँ के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, दोनों में अभद्र टिप्पणी है। लेकिन भाई, महीप वाले वीडियो को इतना वायरल नहीं किया गया, उस पर कोई खबर नहीं बनी, तो ठहाके लग रहे थे। लेकिन जब यहाँ तुमको मौका मिला तो चढ़ गए ऊपर। जितना दोगलापंथी उनमें भरा है, उससे कहीं ज़्यादा आप में भी है, क्योंकि मानसिकता तो आप भी ऐसे कंटेंट देखने की रखते ही हो। बाकी एक चीज़ वायरल हो रही है दोस्तों, पनौती। ये देखो, पहले आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? तो ऐसे ही इसकी शुरुआत मतलब बचपन से ही होती है। मैं स्कूल जाता था, मैं स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप। तो वो स्कूल बंद हो गया, उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। अच्छा, वहाँ पे आप मर्ज हो रहे हो, वहाँ पे एडमिशन करा दिया मेरा। फिर मैं उस स्कूल में गया, उसमें भी ऐसा हुआ, वो भी होम स्कूल टाइप था। जब मैं 8th क्लास में था, 10th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे, स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला। मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहां मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। लूजर कहीं। हमें लगा था कांग्रेस के पनौती पप्पू, उद्धव का पनौती नोटी राउत, और केजरी का पनौती ओझा के अलावा और कोई नहीं है पनौती देश में। लेकिन ये बंदा तो इन सबसे बड़ा पनौती निकला। सामने से बोल कर बताया था कि हाँ, मैं पनौती हूँ और ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। लेटेंट का कहाँ लेटरिन निकल गया पता नहीं। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, जो मैं क्लिप आपको दिखाया, भाई वक्फ बोर्ड की न्यूज़ इतनी ही थी। उस पर उसके बाद शांत हो गया मामला, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा मौका दिया गया है आपस में चर्चा करने का। अब ये लोग चर्चा करेंगे, प्लान बनाएंगे कि कैसे कैसे विरोध करना है, क्या करना। लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड पे बिल पास हो जाएगा। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो सच्चाई है उसको स्वीकार तो करें, उसको कहें तो। आप देखिए, इतना बड़ा ये महाकुंभ है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, सब सारी चीजें हैं। यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये बात तो समझ में आती है। अग्निशमन हो, ये भी बात आवश्यक है, होना चाहिए। एंटी बॉम्ब स्क्वाड का क्या जरूरत है यहाँ पे, या यहाँ एनएसजी क्यों लगी है? जरूरत है तभी लगी है ना। यहाँ पे बम विस्फोट का खतरा यदि है तो किससे है? होगा, निश्चित रूप से होगा, तभी वो बम स्क्वाड है, तभी एनएसजी लगी हुई है। तो किससे है? जिहादी आतंकवाद से है। अब इसको कोई कहे या ना कहे, जो सच्चाई है वो यही है।